चलिए, तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज जो हम लोग देख रहे हैं पैराग्राफ 6 में कुछ छूट गया था, उसको भी रिवीजन कर लेंगे, है ना, देख लेंगे। देखिए हम लोग क्या पढ़े, ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, है ना, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। हमने आपको ये भी बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी खुश है क्योंकि वो अमीर है। यानी अगर कोई आदमी खुश दिखाई दे रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी क्या है, अमीर है। और कहता है अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई आदमी नाराज़ है तो वो गरीब है। समझे? यानी हर दुखी गरीब नहीं होता और हर खुशी अमीर नहीं होता। ठीक है, कहता है ना द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। ठीक है, अक्सर हम लोग देखते हैं अमीर क्या रहता है, नाराज रहता है। अक्सर आप अमीर आदमी को देखते होंगे, वो क्या रहता है, नाराज रहता है, अनहैप्पी रहता है। समझे? अब देखिए हम आपको एक पिक्चर के माध्यम से कुछ समझाना चाह रहे हैं। जैसे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये किसी प्रकार का डांस है। जैसे आप लोग डांस करते हैं ना ढोलक पे, वैसे यहाँ भी डांस दिखाया जा रहा है। इस पिक्चर के माध्यम से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई बंदा खुश दिखाई दे रहा है, नाच दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो खुश है तो मतलब वो अमीर है। लेकिन जी नहीं, हम आपको इस पिक्चर से ये समझाना चाह रहे हैं, ये हमारे भारत की कल्चर है। क्या है? कल्चर यानी संस्कृति। हमारे देश में ऐसे ऐसे संस्कृति है जिसे देखकर मेरा दिल जो होता है ना, मोह लेता है। आप देखिए शादी विवाह के अवसर पर भी बहुत सारे ऐसे कल्चर है, संस्कृति जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। वो तो जैसे शादी विवाह में देखो ढोल बाजा नगाड़ा बजता है ना, हर जगह पे नहीं होता है। ये इंडिया में ही ऐसी कल्चर है जो शादी ब्याह के अवसर पर 10 दिनों से पहले से ही तैयारी चलते रहता है। बहुत ऐसी संस्कृति है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं। यहाँ कहता है पुअर टू बी हैप्पी मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर। कई बार देखा गया है, समझे, कई बार देखा गया है कि अमीर दुखी होता है और गरीब सुखी होता है। लाखों हमेशा गरीब रहेंगे, है ना, समझे बात। कहता है अक्सर आप देखे होंगे यू विल सीन ऑफन द रिच बी अनहैप्पी। अक्सर आप देखे होंगे जो अमीर होता है ना, वो ज़्यादातर दुखी रहता है, और जो गरीब होता है वो क्या रहता है, सुखी रहता है। लाखों हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसऑर्डेड का मतलब होता है रोका। समझे क्या होता है, रोका। कहता है कि लाखों हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसऑर्डेड as फ्रॉम लग्जूरियस एंड प्लीजर्स। यह सब देखकर हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और आनंद से रोका। देखिए यहाँ पे जो आपको वर्ड बताया गया है विलासिता और आनंद, ये विलासिता और आनंद होता क्या है? ये विलासिता और आनंद का मतलब होता है किसी चीज़ में लिप्त हो जाना। जैसे आप पुराने ज़माने में चले जाइए, राजा महाराजा में चले जाइए, जैसे देवता लोग को देखते हैं, ऋचाएँ होती है देवताओं के पास, वो अपने विलास में लिप्त हो जाते हैं। जब कोई पार्टी करते हैं तो लिप्त हो जाते हैं, और इस तरीके से लिप्त हो जाते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में नहीं सोच पाते हैं। समझे? डिसऑर्डेड वो हमारा जो एंसेस्टर है, तभी तो हम लोगों को रोका कि कभी भी विलासिता और आनंद में आपको नहीं डूबना है। समझे? कहने का मतलब है कि हमारे पूर्वजों ने हमें ये सिखाए कि हम लोगों को विलासित और भोग में नहीं जाना है। वी हैव मैनेज्ड विथ द सेम काइंड, है ना, ऑफ पलफ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। कहने का मतलब ये हुआ हजारों साल से हम उसी तरह के हल के साथ काम कर चुके हैं जो सालों पुराना है ना। वी हैव रिटर्न्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज
दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, हम उसी तरह की कुटिया यानी झोपड़ी में बरकरार है जो हमारे पास पुराने जमाने से थी। कहता है ना, कहता है कहाँ भाग गया, तो है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड आवर इंडिजीनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और हमारी स्वदेशी शिक्षा पहले की तरह ही है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, यानी हमारे पास जीवन भ्रष्ट प्रतियोगिता की कोई प्रणाली नहीं है। कहता है ईच, दिख रहा है ना, ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्जेड ए रेगुलेशन बैच, सब अपने सब अपने अपने व्यवसाय व्यापार में लगे हैं और एक निर्धारित मजदूरी लेते हैं। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं था कि हमें मशीनरी का आविष्कार करने, आई मीन मशीन की, ठीक है, मशीनरी का मतलब होता है मशीन, मशीनरी का आविष्कार करने का तरीका पता नहीं था। बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट, बल्कि हमारे पूर्वजों को पता था, इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, कि अगर हम ऐसी चीज़ों में अपना दिल लगाते हैं, वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, तो हम उस चीज़ों के दास बन जाएंगे। स्लेव्स का मतलब क्या होता है, दास होता है, ठीक है, हम उस चीज़ों का दास बन जाएंगे और अपनी चरित्र को खो देंगे। दे देयरफॉर, वे इसलिए, आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, विचार विमर्श के बाद, डिसाइडेड दैट, यानी यह निर्णय लिया कि वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, हमें केवल वही करना चाहिए, है ना, हमें केवल वही करना चाहिए, हमें केवल वही करना चाहिए जो अपने हाथों और पैरों के बल पे कर सके। दे साव दैट, उन्होंने देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ, हमारी वास्तविक खुशी और स्वस्थ है, कॉन्सिस्टेंट इन ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, हमारे हाथों और पैरों के उचित उपयोग में है। चलिए, तो ये हमने देखा एक नज़र से कि आखिर क्या था। तो चलिए सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि है क्या लिखा हुआ, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम दोबारा समझाते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, कहता है ना कि कई बार देखा गया है कि अमीर दुखी होता है और गरीब सुखी, जैसा आपको बता दिया गया है ना, अमीर क्या होता है ना, दुखी होता है और गरीब सुखी, लाखों हमेशा गरीब रहेंगे। यह सब देखकर हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और आनंद से रोका। देखिए एक चीज़ समझाते हैं यहाँ पे, यहाँ से ये सीख मिलती है कि जैसे जैसे हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास वो सुविधाएं बढ़ती जाएगी, सुविधा मतलब होती है जैसे जैसे आपको सुविधा मिलती जाएगी, आप विलासिता और भोग में डूबते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे एक ज़माना था, मान लो कि किसी भी काम को करने के लिए इंसान को अपना शरीर यूज करना पड़ता था, किसी चीज़ को बनाने के लिए इंसानों को अपने हाथों और पैरों का उपयोग करना पड़ता था। बट आज जो है मशीनरी का आविष्कार हो जाने से, मशीनरी का आविष्कार हो जाने से इंसान हाथ पैर चलाना बंद कर दिया है ना, बंद कर दिया है। यानी जब बंद कर दिया है, कहीं ना कहीं ये इससे निष्कर्ष निकलता है कि जैसे जैसे मशीन का आविष्कार बढ़ता जाएगा, इंसान बेरोजगार होता जाएगा, और जब इंसान बेरोजगार होता जाएगा तो गरीबी पनपेगी या नहीं पनपेगी,
बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? जहाँ इंसानों को रोजगार मिल रहा था वहाँ पर इंसानों को बेरोजगारी मिलेगा, और जब इंसान बेरोजगार होगा तो वो रोजगार के लिए तो भटकेगा ना, और भटकेगा तो गरीबी ही न पनपेगी। और इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि लाखों क्या हो जाएंगे? गरीब रहेंगे, है ना। आगे समझिएगा, कहता है यह सब देखकर हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता, और इसीलिए हमारे पूर्वज, ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों को टेक्निकल मालूम नहीं था, हमारे पूर्वज हम लोगों से भी ज़्यादा टैलेंट थे। आज अगर हम आपको बोलेंगे कि एका का पहाड़ा पढ़ के दिखाइए तो हो सकता है आप लोग गलत कर दीजिएगा, पहले सावा पौने का पहाड़ा याद हो जाता था। आखिर ऐसी क्या चीज़ है आज हम लोग सावा वाला कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, लेकिन वो पहले वाला जो ज़माना था वो सावा पौने ये सब में काफ़ी एक्सपर्ट हुआ करते थे। कहीं ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास आज बहुत दिमाग है और हमारे पूर्वजों के पास दिमाग नहीं था, सभी था, लेकिन उन्होंने हमें क्या किया? रोका, डिसऑर्डर्ड कर दिए, है ना। हमें क्या किए? रोक दिए। हजारों साल हम उसी तरह के हल के साथ काम कर चुके हैं। जो खेतों में हल चलाई जा रही थी हजारों साल से चलते आ रहे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा उसी हल के साथ खेतों में काम करते आ रहे हैं। आज जिस जगह पे हम हल की बात कर रहे हैं वहाँ बड़े बड़े ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है ना। और जैसे हल देखा जाए तो दिन भर में मतलब एक आदमी को दिन भर का काम लगा रहता था, उस जगह पे आज एक ट्रैक्टर को, यानी एक तरह का मशीन ही है ना, और एक ट्रैक्टर जो है बीघों का बीघों जोत कर चला जाता है आराम से, घंटा 2 घंटा में। तो ये जो है हमारा सालों पुराना है। टेक्निक जो हम अभी बताए हल की बात, वो क्या था? सालों पुराना है। और हम उसी तरह की कुटिया यानी झोपड़ी में बरकरार हैं, जैसे पहले था आज भी उस तरह के कुटिया में बरकरार हैं जो हमारे पास पुराने जमाने से थी। कहता है ना, हम और हमारी स्वदेशी शिक्षा पहले की तरह ही है। स्वदेशी आपको बताया गया होगा क्लास 10 में, भारत से हम क्या सीखे, उसमें स्वदेशी के बारे में डिटेल से पढ़ाया गया है कि स्वदेशी क्या होता है? अपने देश। स्वदेश का मतलब क्या होता है? अपना देश। और स्वदेशी का मतलब खुद के देश के अंदर बनाई गई चीज़ों को स्वदेशी कहा जाता है। जैसे अभी देखा जाए तो इंडिया में आई थिंक अप्रोक्सीमम जितने भी चीज़ें आई है ना, पहले अब तो बंद हो गया है चाइना, अभी ना इंडियन गवर्नमेंट बैन लगाया था, बैन लगाया ना, लगभग 48 से 50 ऐसी चीज़ें थी जिस पे बैन लगा दिया था, जो चाइना का था, और उसको इंडिया में लाने से रोक रखे थे। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इंडियन नहीं है, स्वदेशी नहीं है, हम दूसरे देशों का बने बनाए चीज़ का उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें जो है हम लोगों को एक गलत रास्ते पे ले जाती है। स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी शिक्षा क्या होती है? हमारे देश के अंदर जो शिक्षा प्रचलित है ना, उसको कहा जाता है स्वदेशी शिक्षा, ठीक है। हमारे पास जीवन भ्रष्ट प्रतियोगिता की कोई प्रणाली नहीं है। हमारे इंडिया में जीवन भ्रष्ट शिक्षा यानी प्रतियोगिता की कोई प्रणाली नहीं है। लेकिन अदर कंट्री में चले जाइए, अदर देश में देखिए, जीवन भ्रष्ट करने के लिए बहुत सारी प्रतियोगिता है। हमारे इंडियन कल्चर क्या कहता है? हमारे इंडियन कल्चर कहता है कि आप जीवन के हर क्षेत्र में आगे जाइए, प्रतियोगिता कीजिए, लेकिन किस प्रकार से? एक संस्कृति और सभ्यता के रिवाज से। लेकिन अदर कंट्री क्या कहता है? जीवन के जीत में जैसे जीतना है जीतिए। कहता है ना, जंग में सब जायज है, कहावत भी होता है ना, कुछ ऐसी बोलता है, जंग में सब जायज है। आई मीन जहाँ पे जंग हो रहा है वहाँ पे आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, जिस तरह से भी जीतना है आप जीतिए, सब जायज है। लेकिन हमारी इंडियन कल्चर नहीं बताती है कि सब जायज है, ठीक है। वही कहता है, ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्जेड रेगुलेशन बेस, यानी सब अपने अपने व्यवसाय व्यापार में लगे हैं और एक निर्धारित मजदूरी लेते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं सभी व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं, सभी व्यक्ति अपने कार्यों में लगे रहते हैं और उस कार्य के बदले उनको एक निर्धारित मजदूरी मिलता है कि नहीं है? मजदूरी मिलता है, यानी मजदूरी लेते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो मजदूरी लेते हैं कहीं ना कहीं उस मजदूरी से उनका जीवन चक्र चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बेरोजगार के रास्ते पे तो नहीं ना है। आज देखिए हर जगह पे, मोड़ मोड़ पे, चौराहा चौराहा पे लाखों युवा
आज वहाँ पे दंगा हो रहा है, आज उसका पुतला फूका जा रहा है, कल उसका पुतला जलाया जा रहा है, आज वहाँ रोजगार की मांग किया जा रहा है, आज वो एग्ज़ाम पेंडिंग में है। 4-4 साल 5-5 साल तक एक एग्ज़ाम पेंडिंग में आता है, समझे। एसएससी का एग्ज़ाम, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो हुआ था, इसके पहले 2000 कितना 13-14 में हुआ था, सॉरी 18 में, हाँ 18 में हुआ था, उस समय फिलअप हुआ था फॉर्म। तो 18 में भराने के बाद आज 21 चल रहा है, अभी तक उसका पूरा का फाइनल सिलेक्शन नहीं लिया है, समझे। 3 साल 4 साल 5-5 साल हो जाता है एक का फॉर्म को फाइनल करने में, जब तक 5 साल में सरकारें बदल जाती है। सोचिए जब 5 साल में सरकार बदल जाती है, एक युवाओं का लाइफ का क्या होगा। और इस तरीके से हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवा सड़क पर उतर गए हैं और रोज दंगा प्रसार करते रहते हैं। और इसी कारण आज जो भ्रष्टाचारी बढ़ रहा है ना, यही बेरोजगारी की वजह से बढ़ रहा है। और बेरोजगारी हुआ कैसे, यही तो है। ऐसा नहीं था कि हमें मशीनरी का आविष्कार करने का तरीका पता नहीं था, ये हमारे पूर्वज कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि हमारे ज़माने में जो हम लोग थे वो मशीन का आविष्कार नहीं कर पाते। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि अगर हम ऐसी चीज़ों में अपना दिल लगा देते हैं, अगर हम ऐसी चीज़ों में दिल लगा देते हैं, मशीन का आविष्कार करने में, ये चीज़ें करने में, तो कहीं ना कहीं जो है ना, कहीं ना कहीं हम उस चीज़ों का क्या बन जाएंगे, दास बन जाएंगे, समझे। हम उस चीज़ों का दास बन जाएंगे। दास क्या होता है, किसी के अंदर में रहकर काम करना, वो जैसे कहेगा वैसे आपको करना पड़ेगा। और हमारे पूर्वज ये नहीं चाहते थे कि हम किसी का दास। आप सुने होंगे हमारे पूर्वज लोग कहते हैं, आपके पिताजी आपके दादाजी कहते होंगे, हमारे ज़माने में ना नौकरी पर पकड़ पकड़ के ले जाता था, चल बेटा तुमको आर्मी में दे देंगे, तुम्हारा बॉडी सॉडी अच्छा है। लेकिन हमारे दादाजी परदादाजी पिताजी क्या कहते थे, नहीं हम नहीं जाएंगे, नौकरी करेंगे, सरकार का नौकर बनेंगे। नहीं बनेंगे सरकार का नौकर। काहे नहीं बनेंगे सरकार का नौकर, और ज़्यादा तो हम ऐसी कमा लेते हैं, और झूठों के सरकारी नौकरी करने जाएंगे, ओकर अंडर में रहेंगे, उसका दास बनेंगे, जब कहेगा जब घरे आएंगे और जो कहेगा वैसे करेंगे। काहेला हम करेंगे, नहीं बनेंगे, हमको नहीं करना है नौकरी उकरी। आप सुने होंगे ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि उस समय हमारे पूर्वज किसी का दास बनना पसंद नहीं करते थे। और आज देखो तो अपने पूर्वज ही कहते, बेटा कैसनो नौकरी कर ले, छोटा से छोटा तू टॉयलेट वो साफ कर मगर कर, बेकार पढ़ना लिखना, नौकरी नहीं लगा तो बेकार पढ़ाई लिखाई। यहाँ पढ़ाई लिखाई की तुलना किससे की जा रही है, एक नौकरी से की जा रही है। क्या सच में पढ़ाई लिखाई का वास्तविक अर्थ नौकरी करना ही होता है? जी नहीं, पढ़ाई लिखाई का वास्तविक अर्थ नौकरी करना नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई का वास्तविक अर्थ होता है कि आप पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, आपके अंदर एक अच्छी इंसानियत हो, आप दूसरों की सेवा कर सके, आप मानवता के रूप में प्रकट। हमारे जो शूद्र जाति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, आपको पता होगा उनके बारे में। उनको लोग कहीं पे बैठने नहीं देते थे, कहीं पे उनको किसी तरह का कार्य करने नहीं देते थे। पढ़ाई करने जाते थे तो उनको पढ़ाई से निकाल दिया जाता था, कहते थे तुम छोटे जात के हो, तुम अलग से बैठो। आज एक ऐसे इंसान बन गए, हम रात दिन उनकी पूजा करते। सोचिए, संविधान की रचना कर दिए और आज दुनिया वाले उनको ये उनकी बनाए गए संविधान का पालन करते हैं। एक अजीब लगता है ना सुन करके कि जिस इंसान को हम कॉलेज घुसने नहीं दिए, आज हम उसी के कॉलेज में पढ़ने के लिए झगड़ा करते हैं, है ना। भीमराव अंबेडकर के नाम से एक यूनिवर्सिटी है लंदन में, जो इंडिया छोड़िए, इंडिया से ज़्यादा बड़ा बड़ा अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, और वहाँ एडमिशन करवाने के लिए लाखों ऐसे विद्यार्थी हैं जो मार लगाते हैं, फिर भी एडमिशन नहीं हो पाता है। जिस विद्यार्थी को स्कूल से निकाल दिया गया हो, वो विद्यार्थी ठान लिया है कि जिसने हमें आज विद्यालय से निकाला है ना, कल मेरा विद्यालय में तुम्हें पढ़ने के लिए मौका देंगे। जिस विद्यालय से तुम मुझे बाहर फेंके हो, कल याद करना उसी के नाम का विद्यालय में तुम पढ़ने के लिए तरस जाओगे। ऐसी चीज़ें होती है। ये हुआ क्या, एक शिक्षा के आधार पे हुआ, किसी के दास बनने के आधार पे तो नहीं हुआ ना। हुआ तो यही कहता है कि दास बन जाएंगे और अपना चरित्र खो देंगे। देखिए कितना बड़ा वर्ड है, अपना चरित्र जो है ना खो देंगे। पता है ना, चरित्र सबका सही नहीं होता है, चरित्र बहुत बड़ी चीज होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेक्टर बोलते हैं, समझे। हम लोग क्या बोलते हैं, करेक्टर। कहता है ना, अगर हम किसी का दास बन जाएंगे तो आपका चरित्र क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आप उसके अंदर में काम करिएगा।
आप काफ़ी टैलेंट है, काफ़ी टैलेंट माने इतना कह सके ना कि आप किसी भी चीज़ को करने में समर्थ है, लेकिन जैसे किसी के अंदर में चले जाइएगा ना तो आपका टैलेंट ही तो रहेगा, लेकिन आपका टैलेंट ही के पीछे किसी और का नाम लग जाएगा। जैसे मान लो हम पढ़ लिख करके एक कंपनी का सीए बन गए। कंपनी का सबसे बड़ा पोस्ट होता है जिसका मतलब चार्टिस्ट अकाउंटेंट कहलाता है, ठीक है, सीए का फुल फॉर्म होता है। आप पढ़ लिख कर कंपनी का सीए बन गए, जबकि उस कंपनी का मालिक जो है ना अंगूठा छाप है, तो पता है क्या बोलेगा? आपके कंपनी का जो सीए है ना वो बहुत पढ़ा लिखा है। आप कहीं भी पूछेगा कि किस कंपनी का सीए बहुत पढ़ा लिखा है, तो उसके कंपनी का उसका नाम से पहले किसी कंपनी का नाम जुड़ा हुआ है, या किसी कंपनी के नाम से पहले उसका मालिक का नाम जुड़ा हुआ है। आपका चरित्र का तो नाम नहीं ना आया। अगर मान लो आप किसी व्यक्ति का या किसी के अंदर काम ना करके खुद से एक काम करते हैं, तो पहले आपका नाम आएगा कि किसी दूसरे का नाम आएगा? आपका आएगा ना। तो वही तो हमारा वो बता रहे हैं पूर्वज लोग कि जैसे हम अगर किसी के अंदर में काम करते तो मेरा चरित्र खत्म हो जाएगा, और इसीलिए हम किसी का दास बनना नहीं चाहते हैं, है ना। वी डू नॉट वांट टू स्लेव्स एनीवे, किसी का भी दास बनना नहीं चाहते हैं, कहता है। और इसीलिए विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि हमें केवल वही करना चाहिए जो अपने हाथों और पैरों के बल पर कर सके। उन्होंने ही बताया कि हमें वही करना चाहिए जो हम अपने हाथों के उपयोग से कर सके, जो अपने पैरों के बल से कर सके। और इससे क्या होगा? इससे हम किसी का दास भी नहीं बनेंगे, और साथ ही साथ कहता है ना हमारी वास्तविक खुशी और स्वस्थ हमारे हाथों और पैरों के उचित उपयोग से है ना, उपयोग में है। देखिए तो यानी जैसे ही हम अपने हाथ और पैरों का उपयोग करेंगे तो हमारी वास्तविक खुशी भी हमारे पास रहेगी, और हम किसी के अंडर भी नहीं रहेंगे। किसी के अंडर रहोगे, सीधी सी बात है, नौकर रहोगे यानी दास रहोगे। और जब दास रहोगे, और हम आपको एक बात बता दें कि हमारे देश के सबसे बोलता है ना जाने पहचाने और काफ़ी चर्चित लोग हैं, उनका नाम आप सुने होंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, ठीक है। उन्होंने ही तो बताया था कि जब तक शिक्षा का बुनियादी मकसद नौकरी पाना होगा। पढ़ाई का मतलब क्या होता है? आज के ज़माना में यही ना चल रहा है जी। आप छोटा से छोटा और बड़ा से बड़े परिवार को देखिए, पढ़ा रहे हैं बेटा को, कहे ला रहे बेटा नौकरी करेगा, मगर उनको ये नहीं पता है कि नौकरी का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने क्या बोला था कि जब तक शिक्षा का बुनियादी मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में केवल नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। समझे? तब तक समाज में केवल नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। इससे क्या अर्थ आपको समझ में आता है? इससे तो यही सीख मिलता है कि पढ़ाई कर रहे हैं नौकर बनने के लिए नहीं, मालिक बनने के लिए। हम भी किसी एक चीज का मालिक बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं, बशर्ते आप अपने नॉलेज का तो उपयोग करके देखिए। आज अक्सर लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आप देखे होंगे सड़क के किनारे BA पकौड़ा छाप लिखल होगा, MA ऐसे ही करके कुछ बहुत सारा टाइटल लगा करके बेच रहा है कुछ ऐसा कर करके। इसके पीछे का रीजन क्या है? पढ़ाई लिखाई करके पकौड़ा बेचना गलत बात नहीं है, पकौड़ा बेचना गलत बात नहीं है, पर उसके पीछे तो देखिए, अगर पकौड़े का बड़ा शॉप कर दिया, बड़ा दुकान कर दिया, उसके अंदर 4 लोगों को रोजगार दे दिया, पकौड़े बनाने का तरीका सीख लिया, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा मालिक बन गया। बना या नहीं बना? पकौड़ा बेचने के बाद भी अच्छा मालिक बन गया। 4 लोगों को नौकरी देने का क्षमता है उसके अंदर, उससे बड़ा और कौन हो सकता है? सरकार को भी क्षमता नहीं होता है जो 130 करोड़ आबादी को एक नौकरी नहीं दे पा रहा है, उससे अच्छा तो एक अकेला इंसान है जो अकेला 4 आदमी को नौकरी पे रख लेता है। अगर ऐसा ही सभी सोच लेना तो लोग देश में बेरोजगार नहीं रहेगा। बेरोजगारी का मेन कारण है क्या? पढ़ाई लिखाई करो और नौकरी पाओ। अरे ससुर के नाती बताओ, है ना, बताओ ये जो चल रहा है आजकल, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, आज इतना बड़ा बड़ा मशीन बन गया है। एक चीज़ बताइए, कंपनी में जैसे चलो एक कपड़ा बनाने का मशीन है, और कपड़ा बनाने का मशीन में आज से पहले गांधी जी क्या करते थे? हाथों से चरखा चलाते थे। तो चरखा चलाते थे तो हाथ से जो कपड़ा बनता था वो दिन भर में 4 गो 8 गो 10 गो बनता था। अब
दिन भर में अगर 4 गो 8 गो 10 गो बनता होगा तो इस हिसाब से देखा जाए पक्का वहां 4 आदमी का काम मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? 4 आदमी का काम होगा, एक तो कपड़ा को बुनने वाला होगा, एक कपड़ा पकड़ने वाला होगा, एक उधर देखभाल करने वाला होगा, उसके बाद लाने ले जाने वाला। एक चरखा के पास कम से कम 3-4 आदमी का काम होगा, चाहे 10 कपड़ा दिन भर में काहे न बने। लेकिन उसी जगह पे आज मशीन को सेट किया गया, घंटों में हजारों माल निकाल देता है। अब ये बताइए, जब घंटों में हजारों माल निकाल रहा है, साथ ही साथ मात्र 2 आदमी का काम है। एक आदमी मशीन को चलाओ जिसको कहते हैं ऑपरेटर, और दूसरा आदमी उसको लेके हटाओ जिसको कहते हैं बेगारी नौकर, उसको खाली हटाते रहो। 2 आदमी में हजारों माल सप्लाई हो रहा है। अब मार्केट में सबसे ज़्यादा उसी की डिमांड है। जितना अच्छा मशीनरी माल रहेगा उतना ज़्यादा सप्लाई होगा, तो आदमी तो बेरोजगार होबे नहीं करेगा। और जब आदमी बेरोजगार होगा तो सीधी सी बात, बेरोजगारी उत्पन्न कहाँ से हुआ? हम ही बनाए मशीन, अल्लो मशीन हमरे को बेरोजगार कर दिया। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि हम मशीन नहीं बनाएंगे। काहे नहीं बनाएंगे? नहीं तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। और आज देखो मशीन पर मशीन बनते जा रहा है, बेरोजगारी तो होगा ही ना। और इसी के पीछे कारण है बेरोजगारी उत्पन्न करने का। तो हमारी सभ्यता क्या कहती है? खुद से बनाइए, खुद से अपने हाथों और पैरों से करने वाले। आज देखिए ना, इंसान 40 साल 50 साल में टपक जाता है। अरे पहले वाला जमाना था 100 साल 120 साल मतलब चल जाते थे। ऐसा क्यों? आज 40 साल 50 साल में टपक जाते हैं, और पहले 100 साल। अभी भी कुछ कुछ ऐसे लोग हैं पुराने ज़माने के 100 प्लस कर गए हैं, लेकिन अभी भी है, बोलते हैं। और आज मैंने 30 साल नहीं हुआ 35 साल नहीं हुआ, गोड़ से लाचार है, चलने से लाचार है। इसके पीछे रीजन क्या है? मशीनरी काम। हर चीज़ तो बैठले बैठले हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? हर काम तो सुविधा हो गया। आज जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं ये भी तो एक प्रकार का सुविधा ही है, नहीं है? एक मशीनें ना है जी। जैसे आज हम आपको पढ़ा रहे हैं इस क्लास में, देखिए आप यहाँ बैठे हैं आज, ठीक है, आप फिजिकली आके पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका क्लास के लिए तो सही है, लेकिन इस क्लास के माध्यम से इंडिया में बहुत सारे लोग देखेंगे, खास तौर के बिहार बोर्ड मतलब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जितने भी 12 स्टूडेंट होंगे वो भी इस वीडियो को देखे होंगे। और वो जो वीडियो को देख रहे होंगे, कहाँ से कहाँ और हम कहाँ हैं, ये जो सुविधा मिला है एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक ही है ना। लोग बेरोजगार होंगे कि नहीं होंगे? बताइए, एक आदमी 10 जगह 1000 जगह पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? बेरोजगारी। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ समझाना नहीं चाहेंगे। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक्स।